हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? मैं इस वीडियो में आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका चैप्टर नंबर 13 लायबिलिटीज ऑफ एन ऑडिटर करवाने जा रहा हूं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि कंपनी ऑडिटर की लायबिलिटी क्या होती हैं। द लायबिलिटीज ऑफ ए कंपनी ऑडिटर कैन बी ग्रुप्ड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। पहला है बच्चे सिविल लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस एंड मिसफिसेंस। दूसरा है लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। तीसरा है लायबिलिटी अंडर अदर स्टेटस। और चौथी लायबिलिटी है लायबिलिटी फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। पांचवी लायबिलिटी है लायबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टीज। एंड छठी है लायबिलिटीज फॉर अनलॉफुल एक्ट ऑफ द क्लाइंट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल लायबिलिटी की। सिविल लायबिलिटी की जो हमने यहाँ पहला पॉइंट पढ़ा था, उसमें सिविल लायबिलिटी में दो आते हैं, एक पहला नेग्लिजेंस और दूसरा मिसफिसेंस। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले लायबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस की। सो द लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर arises where it is proved that his client has suffered a loss ड्यू टू हिज प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। मतलब उसकी लापरवाही की वजह से, ऑडिटर की लापरवाही की वजह से क्लाइंट को अगर कोई लॉस होता है तो ये उसकी लाइबिलिटी बनती है। इट मे बी एक्ट ऑफ ओमिशन या कमीशन। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द ऑडिटर मे बी हेल्ड पर्सनली लायबल इफ इट इज proved that he had not exercised reasonable care and skill। ठीक है बच्चों। उसके बाद liability for misfeasance। Misfeasance is a breach of trust if auditor is guilty of negligence against as per section 340 of the act has to be taken। और टाइम लिमिट क्या है फॉर ब्रिंगिंग एन एक्शन? 5 साल के भीतर उसमें एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद बच्चों अब हम आगे बात करते हैं सेकंड लायबिलिटी की। सेकंड लायबिलिटी है लायबिलिटीज अंडर कंपनीज एक्ट। पहला है सिविल लायबिलिटीज। इट इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफिसर इंक्लूडिंग ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ये किसी भी ऑफिसर या ऑडिटर पे एप्लीकेबल हो सकती है। अंडर सेक्शन 299 क्या होता है कि ट्राइब्यूनल के पास पावर होती है उसको समन करने की और एग्जामिन करने की एनी ऑफिसर ऑफ द कंपनी और पर्सन who is known or suspected to have in his possession any property, books or papers of the company or is known on suspected to be indebted to the company। और उसके बाद under section 300 if tribunal finds during winding of the company that एक fraud has been committed, कि कोई fraud हुआ है। under section 340 डील्स विद द डैमेज अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। और फोर्थ है बेटा अंडर सेक्शन 342 क्या आ रहा है? द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, कि उसने अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं अब लगाई। फिफ्थ लायबिलिटी फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन और मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है जी। और क्रिमिनल लायबिलिटी क्या बनती है किसी ऑडिटर के अगेंस्ट? पहला है बेटा मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस सेक्शन 34 पनिशेबल विद imprisonment for a minimum term of 6 months extendable to the 10 years। और दूसरा बच्चों क्या है? नॉन कंप्लायंस बाय ऑडिटर विद सेक्शन 143 एंड 45। विलफुल नेग्लेक्ट, जानबूझ के गलती करनी है, नज़रअंदाज किया उसने, शैल बी पनिशेबल, और वो पनिशेबल होगा विद इम्प्रिजनमेंट, और उसको जेल भी हो सकती है 1 साल की, और जिसमें फाइन उसको कम से कम 25,000 पड़ेगा और जो कि बढ़ के 5 लाख तक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि वो सेंसिटिविटी ऑफ द केस पे। थर्ड है बेटे फेलियर टू असिस्ट इन इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 217। ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड द ऑफिस एंड इज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग सच ऑफिस। उसके बाद है फेलियर टू असिस्ट प्रोसिक्यूशन ऑफ गिल्टी ऑफिसर अंडर सेक्शन 224 शैल बी पनिशेबल अकॉर्डिंगली। और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है बेटे फेलियर टू रिटर्न प्रॉपर्टी, बुक्स और पेपर्स अंडर सेक्शन 299 शैल बी लाइबल फॉर पनिशमेंट ऑफ और अरेस्ट, पनिशमेंट ऑफ अरेस्ट एज पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1980। और बच्चों 6 क्या है बेटा? पेनल्टी फॉर फाल्सिफिकेशन ऑफ बुक्स अंडर सेक्शन 386 shall be punishable with imprisonment for a term not less than 3 years extendable to the 5 years and with fine not less than 1 lakh rupees extendable to
3 लाख रुपीज़ और ये फाइन 3 लाख तक आगे जा सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों, प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑडिटर अंडर सेक्शन 342 शैल बी लाइबल टू फाइन नॉट लेस देन ₹25,000 और जो एक्सटेंड होके 1 लाख तक चला जाएगा। और पेनल्टीज फॉर डेलिब्रेट एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन अंडर सेक्शन 448 शैल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 6 मंथ, 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी, जो कि बढ़ के 10 साल तक भी हो सकती है। एंड फाइन नॉट लेस देन द अमाउंट इन्वॉल्व इन द फ्रॉड, और अमाउंट कितना होगा जितना वो फ्रॉड हुआ है और उसके 3 गुना तक का भी अमाउंट हो सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड लाइबिलिटी की, लाइबिलिटी अंडर अदर स्टेटस। तो सबसे पहले इनकम टैक्स के अंदर क्या लाइबिलिटी बनती है उसकी, एन ऑडिटर मे ऑल्सो बी चार्ज्ड under this section in case of a wrong certification of account liability under Consumer Protection Act for the purpose of determination of deficiency in services. The same test be as applied in any action for the damages for negligence will be applied. मतलब ऑडिटर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है और उसका क्लाइंट यदि उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से उस पर जो भी पेनल्टी बनेगी या उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे नेग्लिजेंस ऑफ ड्यूटीज़ की वजह से। ठीक है बच्चों, चल अब हम आगे बढ़ते हैं। लाइबिलिटी अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949। बच्चों, ही विल नॉट बी एक्ट एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 years एज मे बी स्पेसिफाइड इन द ऑर्डर। वो अगले 5 साल तक उस कंपनी का दोबारा ऑडिटर नहीं बन पाएगा। Liability under LIC. If an auditor give a false statement knowingly in any return, report or any other form to be issued under the act, he may be sentenced to imprisonment or a fine or both. ठीक है बच्चों, उसके बाद contractual liability. So contractual liability क्या होती है? The auditor's liability is determined by the terms and condition of the agreement between auditor and the client. और उसके बाद liability for professional misconduct. ICAI has the power to penalize a member who fails to follow its code of conduct. Professional misconduct on account of a fail to disclose known fact, दूसरा fail to report a misstatement, तीसरा is grossly negligent in the conduct of his professional duties. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 5th पॉइंट की तरफ कि उसकी लाइबिलिटी टुवर्ड थर्ड पार्टीज क्या है। तो लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, इट हैज़ बीन हेल्ड इन द कोर्ट दैट एन ऑडिटर इज नॉट लाइबल टू थर्ड पार्टीज एज देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ऑडिटर एंड द थर्ड पार्टीज। और उसके बाद बच्चों क्या है, लाइबिलिटी फॉर फ्रॉड्स। बच्चों, लाइबिलिटी फॉर अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ द क्लाइंट, द ऑडिटर मे कम अक्रॉस द इंफॉर्मेशन अबाउट द अनलॉफुल एक्ट और डिफॉल्ट्स committed by his client during the course of audit process. It is not the duty of the auditor to inform the facts of the concerned authorities. He may seek legal advice on what to do. He should act very carefully. He shouldn't unnecessarily use confidence of his client. He should disassociate if necessary with the client rather than creating a liability for himself. उसको पता है कि यदि कोई अनलॉफुल एक्ट हो रहा है, क्लाइंट ही कर रहा है, तो उसको अपने आप को ही डिसएसोसिएट कर लेना चाहिए इंस्टेड कि वो खुद अपने आप को एक किसी लाइबिलिटी में फंसा ले। लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट ऑडिटर, इफ ऑडिटर शुड बी हेल्ड लाइबल for the portion of work he has done under such arrangement. If they find it difficult to give a joint report, they shall be justified in giving separate reports. In the absence of the division of work, auditors will be jointly and severally liable for the work done by them. Liability of an honorary auditor. The liability of an honorary auditor is not less than that of a paid auditor. Once he takes up an assignment, he assumes the responsibility for its proper execution. The liability will follow if something wrong is done by the auditor. तो वो कुछ wrong यदि उसके पॉइंट पे होगा तभी उसकी लाइबिलिटी बनती है। तो बच्चों, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।